सही बच्चे ध्यान देंगे, हम लोग फ्रांस की क्रांति के सीरीज में आज देखने वाले हैं इस बोर्ड पे पूरे समरी को। फ्रांस की क्रांति कब क्या हुई है, क्या क्या बातें इम्पोर्टेंट है, उन सभी बातों को मैं यहाँ आपके लिए बोर्ड पे लिख दिया हूँ, ताकि आप लोग एग्ज़ाम्स के पहले एक दिन 1 घंटे का समय नहीं दे करके बस 10 से 15 मिनट का टाइम देंगे और इस चीज़ को आप रिवाइज कर पाएंगे। तो क्लास में जैसे बच्चे बैठे हैं आप वैसे ही शांति से बैठे रहना है, और मैं आप लोगों के लिए इसको एक बार रिकॉल करा देता हूँ ताकि ये रिवीजन का क्लास आप लोगों का सार्थक हो जाए। ओके, तो सबसे पहले 14 जुलाई 1789 को बास्टिल में एक अटैक होता है। किसका? तो पीजेंट का। पेरिस में जगह है बास्टिल, और इस जगह पे 14 जुलाई 1789 को अटैक हुआ, और यहाँ का जो शस्त्रागार था, जहाँ पे शस्त्र रखे गए थे, जहाँ प्रिजनर्स रखे गए थे, उसको पीजेंट के द्वारा लूट लिया गया। क्यों लूटा गया? तो उसके पीछे वजह क्या थी? यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी थी वहाँ की नीतियों से, इसलिए ऐसा होता है। क्योंकि 1774 में यहाँ लुइस 16 जो थे, लुइस 16 राजा बने, और ये बॉर्बन डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखते थे। तो बॉर्बन डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लुइस 16 जब राजा बने तो इन्होंने पाया कि हम लोग जब सहयोग किए हैं अमेरिका का तो हमारा खजाना खाली हो चुका है, और उसमें उनकी पत्नी थी मैरी एंटोनी जो ऑस्ट्रियन राजकुमारी थी। तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी की शादी होती है लुइस 16 से, और जब ये लोग लैविश लाइफ जीते हुए देखते हैं, समाज को देखते हैं, अपने राजा का जो महल था उस चीज़ को, फिर इन लोगों को लगा कि अब टैक्सेशन को बढ़ाना चाहिए, और इन लोगों ने यहाँ का टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। यहाँ 90% जो जनता थी वो किसान थी, यानी यहाँ की जनता, यहाँ के जो लोग थे उसमें 90% किसान एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वाले थे, बट उनके पास लेस जो है अमाउंट ऑफ लैंड था। तो कहने के लिए पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा थी, लेकिन ज़मीन की जो है मेजरमेंट, ज़मीन का एरिया बहुत कम था। वहीं यहाँ के जो नोबेल पर्सन थे, नोबेल पर्सन के पास लैंड ज़्यादा था। 60% ज़मीन का ओनरशिप जो था यहाँ के नोबेल के पास था, जो चर्च थे, नोबेल पर्सन थे उनके पास। यहाँ पे एक टैल करके एक टैक्स लगता था जो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे होता था। तो याद रखना है कि टैल जो था डायरेक्ट टैक्स था गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस के लिए, यानी गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, वहाँ के राजा के लिए, है ना। वहीं तीथे जो था ये भी एक टैक्स था, लेकिन ये चर्च को दिया जाने वाला टैक्स था, और इसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जो भी प्रोडक्शन थी उसका 1/10 पार्ट चला जाता था उसके पास। यस, यहाँ पॉपुलेशन की बात करें हम लोग तो 1715 में पॉपुलेशन यहाँ की थी 23 मिलियन। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी 23 मिलियन थी, वो 1789 में बढ़ करके 28 मिलियन हो जाती है। अब पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, उसके बाद यहाँ के लोगों के लिए खाने का जो अनाज है वो कम पड़ने लगा, और उसमें इन लोगों की नीतियाँ। यहाँ एक व्यक्ति होते हैं जॉन लॉकी। जॉन लॉकी ने क्या किया कि रिफ्यूज द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्की। इन्होंने कहा कि ये जो राजा अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं, उनको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही इस देश का कर्ता धर्ता हूँ, मैं ही यहाँ के लिए भगवान हूँ, मैं भगवान के द्वारा भेजा गया एक ऐसा दूत हूँ जिसको भगवान ने स्वयं यहाँ भेजा है शासन करने के लिए। तो इसको इन्होंने क्या किया, एबॉलिश कर दिया, बोला कि नहीं है, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, हम सभी इक्वल हैं। वहीं जैकस रूसो की बात करें तो इन्होंने एक प्रपोज किया, प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपुल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो जॉन रूसो जैकस थे, इन्होंने एक प्रपोज किया कि एक ऐसा गवर्नमेंट बनाया जाए
जिसमें जनता और राजा और प्रजा, जनता और उस देश की जो कर्ता धर्ता है उन दोनों के बीच समन्वय हो, दोनों में कुछ द्वंद्वता नहीं हो और दोनों में समानता हो, इस वजह से ऐसा हुआ। और इन्होंने इस चीज़ को लिखा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की एक किताब में। तो यहाँ पूछा जा सकता है हु वाज द ऑथर ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा? रूसो। द फुल नेम इज जीन जैक्स रूसो। एक और व्यक्ति आते हैं यहाँ मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू का क्या रोल है इसमें देखेंगे। प्रपोज द डिवीज़न ऑफ पावर्स, इन्होंने पावर्स के डिवीज़न को देखा। इन्होंने बोला कि जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसमें पावर का डिवीज़न होना ज़रूरी है, तभी जो है देश आसानी से चल सकता है। और इन्होंने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात की। तो पहली दफ़ा अगर समाज में कहीं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी शब्द आए तो वो फ्रांस में आए। तो ओरिजिनेटेड इन फ्रांस एंड एडॉप्टेड इन यूएसए। हम लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे पहला गणतंत्र या पहला जो स्वतंत्र राज्य है, कंट्री है, वो है अमेरिका, यूएसए। तो अमेरिका ने इस चीज़ को एडॉप्ट किया। यहाँ टैक्सेस की बात करें तो टैक्स इसके पहले जो बढ़ा था वो 1614 में, 1614 में पहली बार यहाँ टैक्स को बढ़ाया गया था। उसके बाद 1789 में ये 5 मई को फिर से टैक्स का इजाफा हुआ, टैक्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ा दिया गया। यहाँ एक है टेनिस कोर्ट। यहाँ 20 जून 1789 को एक मीटिंग होती है और इसमें प्लान होता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अब राजा के खिलाफ कैसे आवाज़ उठाएंगे और क्या ज़रूरी है उन बातों को हम लोग राजा से डिमांड में मांग करेंगे। यहाँ एक व्यक्ति का नाम इम्पोर्टेंट है, मीराबो। तो मीराबो ये नोबेल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्तित्व हैं और उसके बावजूद इन्होंने यहाँ के जो नोबेलिटी थी, यहाँ की जो पीजेंट थी, इन सब के बीच का जो फासला था उसको देखा और इन्होंने आवाज़ उठाई। तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है। जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आदि नेताओं ने भारतीय जो गुलामी की दास्ता से में जी रहे थे हम लोग, उससे निकाला हम लोगों को। तो वो लोग संपन्न परिवार से होने के बावजूद भी हमारी आज़ादी में पार्टिसिपेट किए। एक व्यक्ति थे एबी सियाज। तो एबी सियाज जो है एक प्राइस्ट हुआ करते थे और ये प्राइस्ट होने के बावजूद भी इन पीजेंट के साथ आते हैं और फिर इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इसके साथ एक घटना देखते हैं हम लोग जिसमें 4 अगस्त 1789 को असेंबली पास्ड अ डिक्री एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। 4 अगस्त 1789 को क्या होता है कि यहाँ की असेंबली ने एक पास किया जिसमें एबॉलिश कर दिया गया फ्यूडल सिस्टम को और जो भी ऑब्लिगेशंस थे उसको ख़त्म कर दिया गया और टैक्सेस को स्टॉप किया गया। तो इन्होंने इस पर एक डिक्री दे दिया यहाँ की असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें यहाँ की तो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ का लागू हुआ, बना और डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, यहाँ राइट ऑफ मैन की बात की गई। यहाँ के लोगों को अब अधिकार मिल गया था। तो ये बात है। और यहीं पे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो एक्टिव सिटीजनशिप की बात आती है कि सभी लोगों को अभी वोट देने का अधिकार नहीं मिला। अब कैसे कैसे व्यक्ति थे जो एक्टिव सिटीजनशिप में आए, तो या तो वे 25 ईयर्स से ज़्यादा थे, कम वाले तो इसमें अलाउ नहीं थे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया था कि वे 25 ईयर्स के से ज़्यादा हैं, उनकी उम्र 25 वर्ष से ज़्यादा हो। दूसरी बात कि टैक्स ऑफ 3 डेज ऑफ लेबर्स वेज, अगर वो कुछ पैसे कमाते हों पूरे मंथ में, अगर कुछ पैसे कमाए तो एक दिन का जो वेज है उसका ट्रिपल टाइम्स उनको देना है, यानी 3 दिन का जो पेमेंट है उनको सरकार को पे करना पड़ेगा टैक्स के फॉर्म में, तभी वो लोग वोट देने के अधिकारी हो सकते हैं। वही बात करें हम लोग कि रिमेनिंग मेन एंड वोमेन आर पैसिव सिटीजन, दूसरे जो बच्चे लोग रह गए और औरतें जो रह गई ये सभी यहाँ पैसिव सिटीजनशिप में आते थे, यानी इनको वोट देने का अधिकार नहीं था। इसके बाद देखते हैं हम लोग जीन पॉल मैरेट के बारे में।
जीन पॉल मैरेट ने एक न्यूज़पेपर में इनका लैमी डे पीपुल नाम से एक ब्लॉग आया था और उसमें दिखाया इन्होंने कि हमारे लोग कौन हैं, हम कौन हैं जो इस देश को चला सकने में सक्षम हैं, और देश को अगर ऐसे लोग चला रहे हैं जो हम लोगों के बीच से नहीं हैं तो हमारे लोग, बट हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ऐसा हमेशा संभव नहीं है कि वे हमें प्रताड़ित करते रहें। तो इसलिए इम्पोर्टेंट नाम है जीन पॉल मैरेट। इन्होंने एक न्यूज़पेपर में निकाली थी लैमी डे पीपुल, जिसका अर्थ होता है हमारे लोग। वहीं मार्सेलीज की बात करें हम लोग तो यहाँ का पैट्रियोटिक सॉन्ग है, जैसे अपने यहाँ इंडिया में बात करें तो जनगण मन और भी बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं जो पैट्रियोटिक सॉन्ग हैं, बट जनगण मन हम लोग का एंथम है जिसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो वैसे ही यहाँ जो पैट्रियोटिक सॉन्ग सेनाओं के बीच गाई गई हैं वो है मार्सेलीज, और इसकी कंपोजर है रोजर डी लेसी। जैसे हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को गाते हैं आए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, तो वैसे ही यहाँ एक पैट्रियोटिक सॉन्ग इम्पोर्टेंट है, उसका नाम क्या है, मार्सेलीज। और ये मार्च कर रहे थे लोग पेरिस की तरफ, तो वे लोग सेना में जो लोग थे या मार्च करने वाले सभी लोग इस गाने को गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। 10 अगस्त 1792 की बात है। 10 अगस्त 1792 को क्या होता है, जैकोबियंस मास्केरेड होता है। जैकोबियंस एक मास्केरेड होता है, जैसे भारत में 13 अप्रैल 1919 में होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो वैसे ही यहाँ पे एक होता है 10 अगस्त 1972 को जैकोबिन मास्केरेड। इसमें क्या हुआ, द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग्स हिमसेल्फ एज अ होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। किंग्स ने जैसे ही यहाँ देखा कि उसकी सत्ता परिवर्तित होने वाली है ना, और यहाँ गार्ड जो था वही अपने आप को सर्वेसर्वा बना लिया था, होस्टेज उसके पास आ गई थी। 21 सितंबर 1792 की बात करें तो एबॉलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड अ फ्रांस रिपब्लिक। 21 सितंबर 1792 में क्या होता है कि यहाँ की जो मोनार्की थी उसको एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, और फिर यहाँ फ्रांस जो है एक रिपब्लिक के तौर पे निकल के सामने आता है। 21 जनवरी 1793 की बात है, जब यहाँ पे एक जगह होता है डे ला कनकॉर्डे, तो इस जगह पे एक व्यक्ति जो काफ़ी खौफनाक था इस पूरे फ्रेंच क्रांति में, वो था लुइस 16 और उसकी पत्नी। इन दोनों को जिलोटिन कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया, इन लोगों की हत्या कर दी गई जिलोटिन प्रोसेस से। कब की बात है, 21 जनवरी 1793 की। अब इसके बाद शुरू होता है रेन ऑफ टेरर। तो रेन ऑफ टेरर यानी यहाँ ऐसा समय आ गया कि आए दिन लोग जिलोटिन किए जाते थे, है ना। तो रेन ऑफ टेरर का समय है 1793 से 94 तक है, और जिलोटिन इस समय बहुत ज़्यादा फेमस रहा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जिलोटिन करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसी प्रथा चलाई थी, जैसे कि ये कोई 2 ब्लेड है इसके, इसमें सर किसी का फंसा दिया जाए, ऊपर से एक शार्प चीज़ से काट दिया जाए, ऐसा चीज़ हो रहा था। वहीं बात करेंगे रोबोस्फियर्स की, तो रोबोस्फियर जो है जुलाई 1794 में इनको जिलोटिन कर दिया गया। रोबोस्फियर पहले काम कर रहे थे इन लोगों के लिए, लेकिन बाद में ये भी गलत तरीके से लोगों को ट्रीट करने लगे और इनको भी जिलोटिन होना पड़ा। तो ये जुलाई 1794 में इनको जिलोटिन कर दिया गया। यही रोबोस्फियर जो थे 7 फरवरी 1794 में एक स्पीच देते हैं, जब एक कन्वेंशन हो रहा था, और उस कन्वेंशन में इनके द्वारा जो स्पीच दिया गया उसको एक न्यूज़पेपर ने छापा, उसका नाम था ली मॉनिट्योर यूनिवर्सल। तो ली मॉनिट्योर यूनिवर्सल में इनके स्पीच को छापा गया, रोबेस्पियर को। When the Constitution of 1791 reduced the women's power to passive citizen, 1791 की जो कॉन्स्टिट्यूशन का एडप्टेशन होता है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एक्टेड करता है, उस समय औरतों को जो अधिकार था वो नहीं था कि वो वोट दे सकें, उनको पैसिव सिटीजनशिप के कैटेगरी में रखा गया था।
बट फाइनली इन 1946 वोमेन इन फ्रांस ओन द राइट टू वोट। लेकिन 1946 में जा करके फाइनली औरतों को वोट देने का अधिकार मिल गया। एक व्यक्ति का नाम यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ओलिम्पी डे गॉस। इन्होंने 1748 से 93 तक का जो दौर रहा उसमें क्या किया इन्होंने, तो देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वोमेन एंड सिटीजन। इन्होंने डिक्लेरेशन लिखा वोमेन्स और सिटीजन के लिए कि क्या इनके अधिकार होने चाहिए और क्या इनमें बातें होनी चाहिए। एंड सी क्रिटिसाइज द जैकोबिन्स गवर्नमेंट फॉर क्लोजिंग डाउन वोमेन्स क्लब। इन्होंने जो जैकोबिन क्लब था उसके जैकोबिन क्लब्स जो थे औरतों के उसको बंद कर दिया था यहाँ की सरकार ने, तो उसका भी इन्होंने भर्सक जो है उसकी भर्त्सना की। वहीं नेपोलियन बोनापार्ट की बात करें तो 1804 में ये एम्पायर बनते हैं फ्रांस के, और 1815 में ये डिफीट हो जाते हैं वाटरलू में। इसके बाद इनको पकड़ करके भेजा जाता है, वहीं पे मर जाते हैं। भारत में बात करें तो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय इस जैकोबिन क्लब के मेंबर हुआ करते थे, और ये लोग यहाँ की जो जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ था, जुलाई क्रांति हुई था 1830 की फ्रांस में, उससे काफ़ी ये दोनों प्रभावित थे। तो इसी के साथ ये वीडियो आप लोग जो है देखेंगे क्लास के बाद भी, और इसको आसानी से याद कर सकेंगे। ओके।